वेलकम टू अवर चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। हमारे चैनल पे बेसिकली हम लोग जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो 9 अगस्त को एक ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस हुआ था कोलकाता के अंदर आर के कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप किया गया था। उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। और इसके बाद जो इंडिया लेवल पे सिग्निफिकेंसली प्रोटेस्ट हुए और कोलकाता में जो प्रोटेस्ट हुए, हॉस्पिटल पे हमला, उसके सारे बारे में जजमेंट में डिस्कस किया गया है। और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशंस और स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दी गई है। उसके अलावा एक एनटीएफ जो नेशनल टास्क फोर्स है उसका गठन किया गया है और कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि हॉस्पिटल्स में ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए और क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स रहने चाहिए। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस जजमेंट, अपने इस डिस्कशन के अंदर। तो बेसिकली जो ये प्रेजेंटेशन है वो पूरा एनालिसिस करती है कि ये जो जजमेंट या ये फाइंडिंग आई है कोर्ट की क्या है और इन्होंने क्या अदर फर्दर स्टेप्स दिए हैं। अभी क्या हो गया कि कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट अटेंशन ली है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई स्टेट की जो मशीनरी थी उसका ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया और इन्वेस्टिगेशन में डिले किया गया, कुछ चीज़ों को छिपाने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। और क्या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्वमेंट था इसके अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो अभी सबसे पहले अपन बैकग्राउंड ऑफ द केस के बारे में जानते हैं। एक ट्रेनी डॉक्टर थी जो 36 आवर्स की अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद उसको लगा कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो वो सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करने लगी। इस ड्यूरेशन में कुछ मिस्टीरियस सर्कमटेंसेस के अंदर क्या हुआ कि एक बंदा आया और उसने एलिगली रेप किया और मर्डर कर दिया। अब इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि हो सकता है कि बंदा एक नहीं हो और एक से ज़्यादा हो। अब इस पूरे इंसिडेंट के अंदर क्या करते हैं कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाते, या कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाता और अनरजिस्टर्ड एफआईआर एक दर्ज की जाती है, जबकि उनके पेरेंट्स और सब लोग वहाँ अवेलेबल थे। उसके अलावा जब इनकी डेथ की इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दी जाती है तो उस टाइम में ये बोला जाता है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि बच्ची ने सुसाइड कर लिया है, जबकि प्राइम फेस का केस था। जब बच्ची के शव को देखा गया तो ये लग रहा था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके बाद भी ये दिया गया। उसके बाद जब पेरेंट्स वहाँ पहुंचे तो उनको 3 घंटे तक बिठा के रखा गया, उनको बॉडी नहीं हैंड ओवर की गई या बॉडी नहीं दिखाई गई। तो अभी जो स्टेट लेवल की मशीनरी थी उन पे भी एलिगेशंस लग रहे थे कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे शायद फाइंडिंग आउट नहीं हो पाए, और फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो पर्टिकुलर केस है उसको सीबीआई को रेफर कर देना चाहिए। तो अब इस पूरे मैटर के अंदर क्या हुआ कि जो पब्लिक थी उसका एग्रेशन देखने को मिला। इवन आईएमए ने 17 अगस्त को पूरे 24 आवर्स के लिए डॉक्टर्स का बंद बुलाया था, वो भी हुआ। सब जगह पे प्रोटेस्ट हुए और डिमांड्स हुई कि ये इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को रेफर करना चाहिए, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उसको सीबीआई को दे दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने डिटेल एग्जामिनेशन किए फैक्ट्स के बारे में और उसके बारे। अब इसके बाद क्या होता है कि जो लीगल इश्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के बाद के, जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की गई लोकल अथॉरिटीज़ के बाद, वो फेयर या इम्पार्शियल है। तो और उसके बाद क्या जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं वो सफिशेंट है गिल्ट स्टेबलाइज करने के लिए, जो एक बेसिक होता है। अब ये क्या होता है कि जो ऐसे केसेस होते हैं सेक्सुअल वायलेंस के, तो आपने देखा होगा कि बच्ची के फोटोज, बच्ची के वीडियोस ऑनलाइन मीडिया पे आ गए थे, जिससे कि ना उसकी प्राइवेसी इनसिक्योर होती है, जबकि ऐसा ऑलरेडी कोर्ट ने कई बार गाइडलाइन दे चुकी है कि जिसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी जो वीडियोस और फोटोज हो रहे थे वो सोशल मीडिया पे डिस्क्लोज हो रहे थे और सर्कुलेट हो रहे थे। तो अब इसमें एक और चीज़ बोली गई कि मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किसी स्टाफ को सेफगार्ड करे, स्टूडेंट्स को सेफगार्ड करे। अब मेजर इशू ये है कि आप एक चीज़ देखिए कि जो डॉक्टर 36 आवर्स तक पेशेंट्स के लिए वर्क करते हैं वो हमारे लिए वर्क करते हैं और उनकी ही सिक्योरिटी मेंशंस नहीं है। और हॉस्पिटल जैसी जगह पे अगर वो सिक्योर नहीं है तो फिर बाकी जगह का तो क्या बोल सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट जो था वो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस प्रोसिक्यूशन ने ये बोला कि जो ये एविडेंसेस पेश किए गए वो क्लियरली रेप एंड मर्डर के हैं, ठीक है। और उन्होंने स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की डिमांड की एक्यूज के लिए। और डिफेंस ने ये क्लेम किया कि इन्वेस्टिगेशन जो थी वो ऑलरेडी हो गई है
और जो एविडेंसेस आए हैं वो इनसफिशिएंट टू प्रूफ है कि मतलब एलिगेशंस जो लगाए गए हैं वो रीजनेबल डाउट से बियॉन्ड प्रूफ करने के लिए जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए वो नहीं है। तो इसमें ये दिख रहा है कि स्टेट जो है वो किसी ना किसी को बचाने का कोशिश कर रहा है। अब इसके अंदर जो कोर्ट है वो कॉम्प्लेक्सिटी समझता है केस का, जो पब्लिक आउटरीच चल रहा है, जो जो पब्लिक चाह रही है डिसीजन करने के लिए, वो हो नहीं पा रहा है। तो उसके चक्कर में कोर्ट ने ये क्या बोलते हैं कि गाइडलाइंस दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग क्या है कि जो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट की गई लोकल अथॉरिटीज के द्वारा उसमें सेवरल क्या बोलते हैं लैकिंग है, मतलब उन्होंने ढंग से उसकी की नहीं है। उसके बाद सिग्निफिकेंट गैप है एविडेंस प्रेजेंटेड में, ठीक है, कि जो प्रोसिक्यूशन केस में एविडेंसेस प्रेजेंट करने चाहिए थे और उसके बाद अपन ने देखा कि 15 अगस्त के दिन काफ़ी लोग हॉस्पिटल के अंदर घुस गए थे और तोड़फोड़ की और सेमिनार हॉल में भी घुस गए। तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक डाउट जनरेट होता है कि क्या उस टाइम पे जो एविडेंसेस थे उनको मिटाने की कोशिश के लिए मॉब घुसी थी या किसके लिए थी, ये फर्दर एक एग्जामिनेशन की बात है। अब इन्होंने कोर्ट ने इम्पेसाइज किया है कि फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की जाए इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा कि जस्टिस को इंश्योर करने के लिए। और उसके अलावा उन्होंने कई गाइडलाइन दी, एक तो एनटीएफ बनाने के लिए बोला, उसके अलावा और क्या हॉस्पिटल में होना चाहिए था वो अपन इस डिस्कशन के बाद अपन जजमेंट पे जाएंगे और पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कोर्ट ने क्या बोला है। ठीक है सर। और जो फाइनल वर्डिक्ट था उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको डायरेक्ट दिया है 22 अप्रैल तक अपनी फाइनल सबमिट करने के लिए। उसके अलावा स्टेट को भी उन्होंने दिया है। अब जो ऑर्डर एक पास किया प्रोटेक्शन के लिए विक्टिम की फैमिली को और विटनेसेस को प्रोटेक्शन देने के लिए बोला है और फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रायल के लिए भी उन्होंने बोला है। ठीक है सर। तो ये सारा तो हो गया इसका बात। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि और डिटेल में इन्होंने क्या फाइंडिंग दी है और जजमेंट आ जाता है हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके ऊपर। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर देखेंगे, राइट सर, तो जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो इंसिडेंट हुआ था, क्या प्रोसीडिंग चली, इसमें एक इन्होंने डिस्कस किया था कि रात को 12:30 बजे 15 अगस्त के दिन, राइट है, कि मॉब जो होती है वो हॉस्पिटल के अंदर घुस जाती है, राइट है, प्रोटेस्टर जो होते हैं और जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उसको वेंडलाइज कर देते हैं। और तो इसके बाद जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब और जो अपना आईएमए होता है जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो इमरजेंसी सर्विस के अलावा विड्रॉल ऑफ मेडिकल सर्विसेज ऑन 17 अगस्त 2024 24 आवर्स के लिए 17 अगस्त को वो लोग बंद बुलाते हैं। ठीक है सर। अब इसमें क्या होता है कि जो ये ब्रूटल इंसिडेंट होता है इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट मशीनरी थी वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रिवेंट मतलब क्या बोलते हैं मैनेज नहीं कर पाई। तो इसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन चलनी चाहिए, राइट है, वो इन्वेस्टिगेशन चलेगी हॉस्पिटल के ऊपर और उन ऑफिसर्स के ऊपर। तो अब इसके बारे में एक और चीज हुई कि ये अनेबल टू कंपेरेंट की स्टेट जो था वो प्रिपेयर नहीं था इस तरह के इंसिडेंट, जबकि ऑलरेडी 9 तारीख के बाद कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहे हैं और किस तरह की चीजें चल रही है उसके बाद भी स्टेट अगर नहीं था इस चीज के लिए प्रिपेयर तो उसके बारे में क्वेश्चन किया गया। फिर आ जाते हैं हम लोग इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई। वो उसके बाद इसमें कुछ प्रीवियस केसेस के बारे में भी डिस्कस किया गया है जो जिनका हवाला यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह डॉक्टरों के साथ कहाँ कहाँ गलत हुआ है। तो 2024 के अंदर जो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं पेशेंट्स के जो डाई हो जाता है, उसने वेस्ट बंगाल के अंदर कैसा किया, बिहार के अंदर कैसा किया अगस्त। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी थी कि डॉक्टर्स के साथ किस तरह का प्रोटेक्शन होना चाहिए एंड ऑल, तो जिसकी पालना अभी तक कहीं पे भी हुई नहीं है। अब इसमें इन्होंने 9th पॉइंट में जो ये बोला है कि जो इंस्टीट्यूशन में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ केयर में वो कैसे स्टेबलाइज किए जाते हैं उसकी गाइडलाइन दी। तो अभी क्या होता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए एडिक्वेट रेस्टिंग स्पेस भी नहीं है कि वो बंदा कहीं पे जाके रेस्ट कर सके रात को, तो वो भी नहीं है। अब क्या होता है कि ड्यूटी रूम जो होने चाहिए वो मेल और फीमेल प्रोफेशनल्स के लिए सेपरेट होने चाहिए जो कई हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है।
उसके अलावा उन्होंने कहा कि सैनिटेशन के लिए न्यूट्रिशन हाइजीन रेस्ट आर लेकिन मतलब क्या होता है कि कहीं हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग से स्टाफ के लिए अलग से टॉयलेट रूम्स नहीं है। अब कोई बंदा 36 आवर्स की शिफ्ट में काम कर रहा है और उसके लिए ये बेसिक नीड्स भी अवेलेबल नहीं हो तो फिर मतलब ही नहीं है। अब हॉस्पिटल में कई बार लैक ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल है कि कई बार वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ भी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो इस बारे में डिस्कस किया गया है। और भी काफ़ी, अब हम लोगों ने देखा है कि कई हॉस्पिटल्स में सफिशिएंट टॉयलेट्स ही नहीं है ना मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, जहाँ पे स्टाफ रूम में अलग से टॉयलेट्स हो मेल के लिए और फीमेल के लिए। उसके अलावा जो होता है कि हॉस्टल और मेडिकल इंस्टीट्यूट के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहता है डिस्टेंस का। तो नाइट टाइम में जो लोग वर्क कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी नहीं है कि अगर डॉक्टर रात को, फीमेल डॉक्टर अगर रात को फ्री होती है या फीमेल स्टाफ रात को फ्री होता है, नर्सेज भी, तो उनको ट्रांसपोर्ट करके हॉस्टल तक कोई छोड़ सके, तो वो फैसिलिटीज़ भी होती नहीं है। अब पूरा अगर अपन हॉस्पिटल देखें तो उसमें कई बार ये होता है कि वहाँ पे प्रॉपर सीसीटीवी इंस्टॉल्स नहीं है, तो जो कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी प्रॉपर मेजरिंग नहीं हो पाती है। उसके बाद कुछ एरियाज जो होने चाहिए वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी नहीं जा सके, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ स्टाफ को अलाउ होना चाहिए। और डोर पे अपन ने देखा ही होगा कि आर्म्स और वेपन्स अगर कोई हॉस्पिटल में लेके जा रहा है तो उसके बाद कोई मेजरमेंट करने वाला भी नहीं है। अब इस केसेस में होता क्या है कि चलो अगर कहीं पे मॉब अगर अंदर घुस गई और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी तो वहाँ पे काफ़ी सीरियस पेशेंट्स भी रहते हैं और स्टाफ भी रहता है, तो उनकी भी सिक्योरिटी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद इन्होंने सारा कुछ डिस्कस किया कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड के अंदर डॉक्टर्स के लिए रिस्क रह सकती है, क्योंकि क्या होता है कि कभी जो पेशेंट को लेके आते हैं, और ये इंसिडेंट्स हम लोगों ने देखे भी हैं कि पेशेंट्स को लेके आते हैं और वो सीरियस नेचर की कंडीशन में होता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या करते हैं, पेशेंट के साथ वाले जो फैमिली मेंबर होते हैं वो डॉक्टर्स को बीट करना चालू कर देते हैं, अदर स्टाफ को बीट करना चालू कर देते हैं, तो वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी उनके लिए है नहीं। तो इससे अप्रीव्ड होकर सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया है। उस नेशनल टास्क फोर्स में ये सारे लोग इंक्लूड रहेंगे जिनका नाम ऑलरेडी मेंशन किया है। उसके अलावा मिनिस्ट्री में से भी लिया है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, होम सेक्रेटरी हो गया, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर, तो ये सारे चीज़ें भी उसमें एज ए एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। तो एनटीएफ का काम क्या होगा, एनटीएफ का काम यही है, तो वायलेंस को प्रिवेंट करना, जेंडर बेस्ड वायलेंस जो होता है मेडिकल प्रोफेशनल्स में उसको ये करना। उसके बाद जो प्रोटोकॉल्स होते हैं नेशनल लेवल पे और वर्किंग कंडीशंस होती है इंटर्न्स, रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, डॉक्टर और नर्सेज, ये ऑल मेडिकल, तो उनके लिए एक बेटर इन्फोर्सेबल प्रोटोकॉल को डिफाइन करना। अब इसमें कहते हैं कि प्रिवेंशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी इन्होंने गाइडलाइंस दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में क्या करना चाहिए वो भी इन्होंने पर्टिकुलर पूरी गाइडलाइंस अपनी दी है पॉइंट नंबर 10 के अंदर, तो आप उसको बारे में भी पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और है कि इसमें जो ये हो गया है सेक्शन 19 जो होता है सेक्सुअल हरेसमेंट एट वुमेन एट वर्क प्लेस, तो उसमें सेक्शन 19 के अंदर जो होना चाहिए वो 24/7 हेल्पलाइन होनी चाहिए, वहाँ पे कमेटी होनी चाहिए जिसके बारे में डॉक्टर्स कंप्लेन कर सके। तो वो सारी चीज़ें भी इन्होंने पर्टिकुलर डिस्कस की है। और एनटीएफ को ये बोला है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिस्कस करें और इसे अर्जेंसी और ग्रेविटी की सिचुएशंस को समझे। अब इसमें जो नेशनल मेडिकल कमीशन या नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है उनके एक्स ऑफिसर मेंबर को भी एनटीएफ में लेना है, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो सारी डिटेल्स इन्होंने दी है कि एनटीएफ में कौन कौन होगा नेशनल टास्क फोर्स में, और उनका क्या क्या काम रहेगा, क्या क्या चीज़ें उनको डिफाइन करनी है, वो भी इस जजमेंट के अंदर उन्होंने बोला गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इन्होंने कंसिडरेशन किए हैं। उसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को सबमिट करने के लिए क्या है स्टेटस रिपोर्ट को 22 अगस्त 2024 को प्रोग्रेस जो भी है इन्वेस्टिगेशन की वो उन्होंने मेंशन करने के लिए बोला है। उसके अलावा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को ये बोला गया है कि क्या फाइल ऑल्सो फाइल ए स्टेटस रिपोर्ट ऑफ बाय 22 अगस्त 2024। तो 20 अगस्त जो 22 आ रही है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये जो मैटर होगा 22 तारीख को लिस्टेड होगा। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई भी जजमेंट एक्सप्लेन करने में या कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसका डिटेल वीडियो बना के आपको भेज देंगे। उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।